वर्गीकरण चल रहा था हमारा, है ना। चलिए, मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत, विवृत। एकमात्र विवृत स्वर कौन सा है? वेरी गुड, शाबाश। ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? वृत्ताकार, अवृत्ताकार। अगर होठ पूरी तरह गोल हो जाए तो वृत्ताकार, होठ गोल नहीं हो तो अवृत्ताकार। जीवा की स्थिति के आधार पर अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। ये सब बातें अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने एक आपको 4 लाइनें खिंचवाई थी, ऊपर से नीचे कितनी? 3। कितनी स्त्रियां? 2। कहाँ जाती है? क्या लेने? ऋषि ने क्या कहा? हम किनको समझते हैं? चाहे आप एक हो, अनेक हो, अकेले हो, आशीर्वाद चाहो उतना ले जाओ। यस, नमस्कार मित्रों, आज की क्लास आरंभ कर लेते हैं। ओके, अब आपको लिखना नहीं है, अब कॉपी बंद कर लीजिए, क्योंकि बात मैंने कहा ना, कॉपी खोल के मत रखो, मेरा जी घबराता है। हाँ, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है ना। सारा कहते हैं लिखो, लो लिखो लिखो लिखो, मेरा ये है कॉपी बंद करो फिर लिखो, क्यों? सही तरीका ना। हाँ, क्योंकि मैं सरकारी आदमी ठीक है। हाँ हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सब सरकारी है यहाँ, आप भी सरकारी बनोगे थोड़े टाइम बाद, इसके लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी यहाँ क्यों इतनी जद्दोजहद होती। ठीक है, अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मतलब स्वरों का वर्गीकरण में से, वो है बनावट के आधार पर। और ये आपके संधि कल मैं भी पढ़ा था इसको, पर मैंने सोचा कि अब लास्ट मोमेंट में पढ़ाने से हो सकता है दिमाग से स्लिप हो जाए, तो जब आएंगे कल तो ताजा ताजा इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो बनावट के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं, स्वरों का जो वर्गीकरण है वो बनावट के आधार पर स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं हमारे मूल स्वर। मूल स्वर आपको पता है, वैसे मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और वो कौन कौन से थे? अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या छोटा ऊ, और फिर री। ये 4 ऐसे स्वर हैं जो दूसरे स्वरों को बनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया है? मूल स्वरकार। ठीक है, अब जो पार्ट आ रहा है, यहां से आपके 3 संधि क्लियर होने वाली है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझना। ये नहीं समझो तो भी चलेगा। ये पार्ट है हमारे वाला, जो है संधि स्वर। ये आपके क्वेश्चन में आएंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा गहराई से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब होता है जब 2 स्वरों को आपस में जोड़ा जाए, क्योंकि हम व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम स्वरों की बात कर रहे हैं। इन 11 ही स्वरों में से किसी भी 2 स्वरों को जोड़ दिया जाता है तो वो संधि हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए उनको हमने क्या नाम दिया है? संधि स्वर। तो संधि स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 7। और इसमें से कौन कौन से स्वर है संधि स्वर? एक आएगा आपका आ, एक आ जाएगा बड़ी ई, और एक बड़ा ऊ, और फिर उसके बाद ए के बाद आई के बाद ओ के बाद औ। ये टोटल कितने हो गए हमारे? 7 ऐसे स्वर है जिनको हमने क्या नाम दिया है? संधि स्वर। ये संधि से बनते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। संधि स्वरों की कितनी होगी? याद करो, इसको मैंने आपको कहां पढ़ाया था? दीर्घ, है ना, वही है। इसको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? संधि स्वर। अब बात ये आती है कि ये जो संधि स्वर है, इन्हें को पुनः 2 भागों में डिवाइड करते हैं। संधि स्वरों को कितनी भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में पुनः डिवाइड करते हैं। और वो कौन से हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है सजातीय। सजातीय, सजातीय स्वर, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। इसमें आपके स उपसर्ग है, जो मैं उपसर्ग में आपको पढ़ाऊंगा। स का मीनिंग होता है 7। ठीक है, जो अपनी ही जाति का है, अपनी ही बिरादरी का है, उसको हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। और सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 3। और जो दूसरी जाति से बनता है उसको कहते हैं विजातीय, विजातीय स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 4। अब सवाल ये होता है कि सजातीय में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो सजातीय में आएगा आपका आ,
फिर आ जाएगा बड़ी ई और फिर आ जाएगा ये बड़ा ऊ। ये 3 ऐसे स्वर हैं जो सजाति कहलाते हैं। सजाति का एक आप इस रूप में भी अर्थ ग्रहण कर सकते हो, जैसे ब्राह्मण का लड़का और ब्राह्मण की लड़की के साथ अगर विवाह हो रहा है तो वो सजाति विवाह कहलाता है। और ब्राह्मण का लड़का किसी राजपूत लड़की से अगर विवाह कर लेता है, क्या वो दोनों जाति सेम है? नहीं, यानी कि जाति चेंज हो गई। बस इसको यूं समझ लीजिए, इसमें भी ऐसा ही है। अपनी ही बिरादरी का, तो अपनी ही बिरादरी में बात करें तो जैसे ये अ है और ये अ है, दोनों एक ही शकल, एक ही सूरत, एक ही माजने के हैं, एक ही जाति के हैं, और परिणाम हमें क्या मिल रहा है? आ। अपनी ही जाति से बना हुआ, और क्या बन रहा है? दीर्घ। दीर्घ स्वर कर रहे थे इसे, वो दीर्घ स्वर ही, लेकिन अपनी ही जाति से बना हुआ। इसी तरीके से ई और ई दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी ई। और ऊ और ऊ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? इसको अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि यहां ये जो तीनों स्वर आ रहे हैं ये आपके दीर्घ संधि में आएंगे, तीनों के तीनों। इसलिए परिणाम हमें ये मिलता है, इसलिए इनको कहा गया है दीर्घ संधि स्वर। ओके, अब इनके उदाहरण आगे पीछे पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद इधर ले लेते हैं, अभी इसको पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये है परम, ओके, और इधर है अणु। अभी संधि में नहीं पढ़ा रहा हूं, खाली मैं समझा रहा हूं। इधर हमारा अंतिम वर्ण कौन है? म। इधर कौन है? अ। तो म कौन सा स्वर आ रहा है? अ। इधर कौन आ रहा है? अ। दोनों को जोड़ोगे क्या बनेगा? आ। और ये बन गया परमाणु। आ की ध्वनि आ गई। तो परमाणु में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। ऐसे हम आगे उदाहरण को पढ़ेंगे। तो अ और अ मिलके क्या बना रहा है? आ। इसी प्रकार से देखिए, ये है रवि। अच्छा, अंतिम स्वर पहचानो क्या है? ई। और इधर आ रहा है इंद्र, कौन सा स्वर है? ई। ई और ई मिलके क्या बनाएगा? इसलिए याद रखना, जीवन में कभी भी रविंद्र में मात्रा छोटी नहीं आती। ई और ई मिलके संधि बनाएंगे तो मात्रा बड़ी ही होगी, छोटी हो ही नहीं सकती। रविंद्र लिखा जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमारे यहाँ उदयपुर में है, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर। तो ये ई की मात्रा बिल्कुल वहां सही लिखी हुई है, बड़ी लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। रविंद्रनाथ टैगोर नाम सुना होगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक रविंद्र सर भी हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं, उनकी भी मात्रा बड़ी जाती है। अगर वो कहीं छोटी लिखते हो तो आप बता देना उनको। हाँ, इंग्लिश में लिखते हैं? ओके, हिंदी में पूछ लेना सर कैसे लिखते हो, तो ठीक है ना, मजाक कर रहा हूं मैं। ई और ई मिलके क्या बन गया? रविंद्र। यानी ई और ई मिलके रवि और इंद्र मिल गया रविंद्र। इसी प्रकार से देखो, ये सु, देखो छोटा ऊ है, और इधर आ रहा है उक्ति, ठीक है। और ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और क्या बनेगा? सुक्ति। क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? आप बताओ सर, क्या होता है नुक्ति और सुक्ति? नहीं, नुक्ति तो पता होगा, 15 का 26 दिन। अच्छा बता ईमानदारी से, कौन कौन जानता है नुक्ति? मैं आपको आज विद्यालय में लेके चलूंगा। नहीं, नुक्ति खाने नहीं? हाँ, जानते हैं, वेरी गुड। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा हम तो क्या, आप तो थोड़े बड़े हो, बड़ी क्लास के हो, हम तो रोज बच्चों में अपना जीवन जी कर, पता है, मैं अपने पेशे को बहुत आनंद के साथ जीता हूँ। उसका कारण ये कि मैं कक्षा जब 7 में पढ़ता था, तो मेरी जो महत्वाकांक्षा थी, मैंने जो एक सपना देखा था कि मैं शिक्षक बनूंगा, मतलब टीचर बनूंगा। मैंने यही सपना देखा था। और वो जब पता है, जब अपन किसी चीज को बड़ी मुद्दत से चाहते हैं और वो चीज अपन को मिलती है, तो वो बहुत खुशी अलग ही होती है। तो मैंने यही सपना देखा। मैं तो बेसिकली साइंस बायो का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, साइंस का हूँ, लेकिन मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। पर कभी लगेगी नहीं आपको कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है ना। मैंने नेट हिंदी में किया, मैंने नेट संस्कृत में किया, एमफिल किया, सेट का एग्जाम फाइट किया, सेट क्लियर किया, ठीक है ना। उसके बाद एमए हिस्ट्री में किया, एमए पॉलिटिकल में किया, तो डिग्रियां सारी ली, लेकिन जिया किसमें पूरी जिंदगी? इस सब्जेक्ट को, साइंस पढ़ी, ठीक है ना। वो अलग बात है, मैंने फिर आगे साइंस बाद में नहीं पढ़ी, साइंस में जो छोड़नी पड़ी, वो सब बाद की बात है, लेकिन टीचर बनना था। अब मैं क्या, डेली अपने विद्यालय में बच्चों के साथ अपना जीवन जीता हूं। एक डॉक्टर कभी अपना बचपन नहीं जी सकता, एक पुलिस इंस्पेक्टर कभी अपना बचपन नहीं जी सकता, एक कलेक्टर भी अपना बचपन नहीं जी सकता होगा, लेकिन एक टीचर वो डेली अपना बचपन जी करके आता है अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ। पता है, घर में कितनी भी लड़ाई झगड़े कुछ भी हो, कक्षा पहली में जाकर के बैठ जाओ थोड़ी देर,
कोई नहीं, कोई लेना देना, कोई सारे बच्चे खेल रहे हैं बढ़िया, थोड़ी देर उसको डांट भी दो, उसको खिला भी लो, खत्म हो जाते हैं, आनंद आ जाता है। हालांकि मैं हायर क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन जब भी मन आता है कि आज मेरा मन नहीं है इन बच्चों के साथ खेलना है, तो सितोलिया खेलने लग जाओ, कभी फुटबॉल खेलने लग जाओ। कहाँ है डॉक्टर, कभी सितोलिया खेलते देखे? वो कहीं मकर संक्रांति से कहीं अपा स्वरूप नजर आ जाए, बाकी कब आते? कोई खेलते क्या? नहीं खेलते। तो ये बचपन में जो चीज अपन जी पाते हैं, वो चीज इस पेशे में ही जी पाते हैं। अब आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाओगे तो कहीं सितोलिया खेलने थोड़ी बैठ जाओगे। हाँ, मन हो गया, कौन देख रहा? हाँ, अरे हाँ, साहब फील्ड में गए, फील्ड में गए सितोलिया खेल रहे, तो वो अलग बात है, ठीक है ना। फील्ड कोई फुटबॉल मैदान बना देंगे, फील्ड कोई क्रिकेट का मैदान बना देंगे, तो अलग बात है, वो जीवन अपने अंदर होना चाहिए। तो बात ये आ रही है यहाँ पर, आगे मैं आपको इस विद्यालय के बहुत सारे कैरेक्टर से परिचित कराऊंगा। अभी तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 2-4-5 दिन ही हुए, धीरे धीरे आप देखोगे 50-60 घंटे की क्लास में आपको बहुत सारा नॉलेज लेके जाओगे आप। तो देखो, सु का अर्थ होता है अच्छा, उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी जिस बात में अच्छी बात कही गई हो, अच्छाई वाली बात कही गई। जैसे देखिए, कोई पानी पी रहा है या जीव जंतु, तो उसे उठाना नहीं चाहिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया, वो पानी पीने दो उसको, है ना। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। ये अच्छी बातें, यानी कि नीति की बातें, ये सब सुक्ति कहलाती है। अब इनको संस्कृत में सुक्ति कहा, जैसे अदृश्य दीपो बदृश्य गीतम, ये संस्कृत की पंक्ति है। जिसको समझ में आया वो हाथ खड़ा करे, बाकी मैं समझाऊंगा। अदृश्य दीपो बदृश्य गीतम, यानी अंधे के लिए दीपक और बहरे के लिए गीत व्यर्थ है। अंधे के लिए दीपक और बहरे के लिए गीत व्यर्थ है। कोई व्यक्ति अंधा है और आप उसको फतेह सागर ले जाकर बोलो, कहो क्या नजारा फतेह सागर का, क्या भट्टा नजारा उसके लिए तो पूरी दुनिया ब्लैक ब्लैक है, क्या देखेंगे। और कोई व्यक्ति बहरा है जिसे सुनाई नहीं देता, और उसको आप कहो क्या हिमेश रेशमिया का गाना आ रहा है, अब उसको गाना उनको उसको कोई मतलब है क्या? नहीं, उसके लिए व्यर्थ है, ये ध्यान रखना। तो ऐसी बातें क्या कहलाती है? सुक्ति कहलाती है। इसी का उल्टा होता है कटुक्ति। कटुक्ति का अर्थ होता है कड़वी बातें। तो जीवन में इसके उदाहरणों को मैं आगे और गहराई से पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी इसी पर आ जाते हैं वापस, ये बात हो रही है इसकी। अब बात करते हैं वी जातीय स्वर। देखो, ये स जातीय सारे एक ही जाति से मिले। अब वी जाति में से कौन कौन से आएंगे हमारे? एक कौन आ जाएगा? आई, और एक कौन आ जाएगा? ओ, और इधर क्या आ जाएगा? आओ। ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनको वी जातीय दिया गया, और ये किससे मिलकर के बनते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। यहां से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ए। ये बनेगा अ और ई। देखो, 2 अलग अलग स्वर हो गए, अ और ई, दोनों जब भी मिलेंगे क्या बनेंगे? ए। अब आप कहोगे सर ये कैसे बनते हैं, इसको भी उदाहरण से ही थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये है नर और इधर आ रहा है इंद्र। देखो, और ई दोनों मिलाएंगे क्या बनेंगे? ए, और ये बनेगा नरेंद्र। नरधनीश, नरेश। सारे के सभी शब्दों के अर्थ तो संधि में ही पढ़ाऊंगा, अभी संधि सिखा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कहां से बन रहे हैं। और ई मिलके क्या बन गया? ए, ठीक है। चलिए वापस बैक आते हैं, तो ये ए बन गया। अब बनती इसकी बात करें तो ये बनेगा अ प्लस ए, क्या बन जाएगा? आई। कैसे बनेगा देखते हैं। ये हित, और ये आ गया एशी, और ये बनेगा हितैषी। मात्रा 2 होती है, उसका मतलब 2 मात्रा। हित का अर्थ होता है भला, एशी का अर्थ होता है एयर कंडीशनर, वो नहीं। एसी का अर्थ होता है चाहने वाला, जो आपका भला चाहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? हितैषी। मैं आपका हितैषी हूं, इसलिए इससे बात आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो हित धन एशी क्या बन गया? हितैषी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, इसकी बात करें। अ के बाद क्या आ जाए? उ, तो क्या बनेगा? ओ, ठीक है। इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखो, ये है पर और ये उपकार। देखो, अ के बाद उ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये बनेगा ओ, और क्या बनेगा? परोपकार। अब इसको भी समझ लेते हैं। पर यानी दूसरा, उपकार यानी भलाई।
दूसरों की भलाई करना क्या कहलाता है? परोपकार। क्लियर हो गया? इसमें भी ओ मिल रहा है। अब हमारा अंतिम बचा औ। ये कब बनता है? जब अ के बाद क्या आ जाए? ओ, और क्या बनेगा? औ बनेगा। अ के बाद ओ आएगा तो क्या बनेगा? औ। जैसे इसको भी ले लेते हैं, ये है परम और ये ओजस्वी, और ये बनेगा परमौजस्वी। परम धन ओजस्वी क्या बनेगा? परमोजस्वी। इसमें एक शब्द आया ओज। क्या आया है? ओज। कौन बताएगा क्या होता है ओज? हाथ खड़ा करें, एक दो, और हाँ सर आप बताएं, ओज का मतलब क्या होता है? शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है सर आपका? कहां से? बारह। वेरी गुड, आपने बारह की धरती को पुण्य और पवित्र कर लिया। बहुत अच्छा उत्तर दिया, शाबाश, वेरी गुड। आपको फक्र होना चाहिए कि आपने जो उत्तर दिया बिल्कुल सही है। ओज का मतलब होता है तेज, ऊर्जा, प्रकाश। इसके पीछे दो तीन शब्द है, वो पहले वो समझा देता हूं, क्योंकि ये शब्द कहां से आया है, ये कहां से आया है उसको समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए, एक शब्द होता है प्रसाद, एक होता है ओज, और एक होता है माधुर्य। ये ध्यान रखना, ये बस पूरी लिटरेचर पार्ट जो कविता वाला है वो इस तीनों शब्दों के इर्द गिर्द है। अगर हमने कभी कक्षा 10, 11, 12 में हिंदी को पढ़ा है और हिंदी में कविता आती थी, जैसे हरिवंश राय बच्चन की कोई पंक्ति आ गई, या मैथिली शरण गुप्त की आ गई, महादेवी वर्मा की आ गई, या जयशंकर प्रसाद निराला वगैरह किसी की भी आ गई, उस कविता के अंदर इन तीन बातों का समावेश होता है। तीन में से दो भी होगी, तीन में से एक भी हो सकती है, पर होती इन तीनों के इर्द गिर्द है। इसको हम कहते हैं काव्य के गुण। क्या कहते हैं इसे? काव्य के। याद रखना, काव्य के गुण तीन माने गए। कितने माने गए? तीन। एक होता है माधुर्य गुण, एक होता है प्रसाद गुण, एक होता है ओज गुण। सीधा सा कंसेप्ट है। आपके भाई बहन कोई भी पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो किसी भी परीक्षा की, इससे बाहर कहीं कविता का जो सौंदर्य है वो इससे बाहर नहीं है। जिस कविता को पढ़ने से, सुनने से मधुरता, मिठास का एहसास होता हो, उस कविता में माधुर्य गुण होता है। जिसमें नायक और नायिकाओं के प्रेम का वर्णन होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? माधुर्य गुण की कविता कहते हैं। जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, बोझिल शब्दों का प्रयोग नहीं होता, वो माधुर्य गुण की कविता कहलाती है। ये ध्यान रखना। फिर आता है ओज। ओज का मतलब है ऊर्जा, प्रकाश। जिस कविता को पढ़ने से हमारी भुजाएं फड़कने लग जाएं, रोम रोम खड़े हो जाएं, अर्थात देश के प्रति मरने और मिटने की भावना पैदा हो जाए, ऐसी कविता में ओज गुण होता है। जितनी भी देशभक्ति कविताएं होती है, देश के प्रति समर्पित गाने होते हैं, उन सब में ओज गुण होता है। आपको याद होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे लो हम हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पढ़ी आप लोगों ने कभी? इस कविता को पढ़ने से कभी 14 फरवरी की फीलिंग नहीं आती? 14 फरवरी समझे आप? वो वेलेंटाइन डे, वेलेंटाइन डे है ना? हाँ हाँ बोलो, क्या हो गया? हाँ, क्या वेलेंटाइन डे क्या होता है? वो भी धीरे धीरे बताएंगे ना। 14 फरवरी का दिन है जिसको ब्लैक डे माना जाता है, ठीक है ना? हाँ, तो इतना ही समझ जाइए। बाकी ये पूरा विदेशों के चोंचले हैं, अपने नहीं है, तो अपने फिलहाल तो इनसे प्रेम करें वही ठीक है। तो बात ये होती है कि उस कविता को पढ़ने से कभी वो फीलिंग नहीं आती है। बात समझ में आ गई? वो देशभक्ति है, ओज है, ओज गुण की कविता होगी। ओज यानी प्रकाश, इसको आप कह सकते हो तेज, ऊर्जा। अगला कौन है? प्रसाद। ये सबसे बढ़िया है, इसमें कुछ करना नहीं। प्रसाद का अर्थ होता है जो सामान्य हम जो ग्रहण करते हैं, एक तो कभी भी भगवान के मंदिर जाते हैं, भाई साहब प्रसाद दो, एक वो प्रसाद समझते हो आप, और एक वास्तविक प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। प्रसाद का सही अर्थ क्या है? कृपा।
इस शब्द का प्रयोग आपको राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, और कहते हैं ना कोई राज्यपाल कब तक रह सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति की कृपा जब तक बनी रहेगी तब तक राज्यपाल है, कभी भी हटाया जा सकता है, उसकी कृपा उस पर बनी रहती है। तो प्रसाद यानी कृपा, तो एक अर्थ ये हुआ। लेकिन इसका जो अर्थ है साहित्य में, उसका मतलब यह है कि जिस किसी रचना को पढ़ने मात्र से उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसके लिए किसी गाइड बुक की, किसी पासबुक की, किसी टीचर की भी आवश्यकता नहीं हो। जिस प्रकार सूखी लकड़ी में ईंधन सहज और आसानी से व्याप्त हो जाता है बिना कुछ किए। देखा आपने आग कैसे लगती है? एक तो बरसात के दिनों में लकड़ी में आग लगाना कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी फूंक मारनी पड़ती है उसमें भूंगली में, तब जा करके हमारी वो अग्नि, वो ज्वाला जलती है। बाकी सूखी लकड़ी में आग कितनी आसानी से लग जाती है। तो ये है प्रसाद गुण की। इसको उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति है और कोई चाय के ठेले लगा करके बैठा हुआ है, और आप उससे ये कहो कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। भाऊजी इसका अर्थ क्या होता है? तो वो बता देगा, भले वो स्कूल में नहीं गया हो। बात समझ में आ गई ना? लेकिन उसी भाषा से, उसी व्यक्ति से आप ये कहोगे कि जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कण कण होगा, शैशव के कुल सपने होंगे, मदमाता सा यौवन होगा, यौवन की उस श्रृंखलता में पथ भूल न जाना पथिक कई। इसका मीनिंग चाय पीनी में पी निधा घटो। बोले इसका मीनिंग मेरे को नहीं आता, उसके लिए किसी टीचर की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गया आपको? जिस किसी रचना को पढ़ने मात्र से अर्थ ग्रहण हो जाए। याद रखना, ईश्वर की जितनी भी आराधना की जाती है वो प्रसाद गुण में होती है। तू ही राम है, तू ही रहीम है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, सभी आतंकियों को जमीन में गाड़ दे माँ, है ना? वो सामान्य है। तो ये प्रसाद गुण की रचना है। तो ओज, ओज का मतलब जिसका ओज परम हो, जैसे स्वामी विवेकानंद, है ना? तो परम धन ओजस्वी क्या बन गया? परम ओजस्वी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब थोड़ा बैक चलते हैं वापस। अब इसके अंदर जो खास याद करने वाली बातें वो देखें। ये जो ए है और ये जो ओ है, ये दोनों गुण संधि में आते हैं। किस संधि में आते हैं? गुण संधि में। ए ओ अर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसलिए इन दोनों स्वरों को हमने नाम दिया है गुण संधि स्वर, क्योंकि ये गुण संधि का निर्माण करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? और ये दोनों स्वर कौन से? आई और औ, ये दोनों वृद्धि संधि का निर्माण करते हैं। मात्रा में गुणात्मक वृद्धि होती है, इसलिए इनको हमने नाम दे दिया वृद्धि संधि स्वर। वृद्धि संधि स्वर। अब मुझे एक बात बताइए, यहां कितनी संधि आ गई? एक दीर्घ संधि, एक गुण संधि, एक वृद्धि संधि। मैंने यही कहा था, ये तीन संधि आपकी इस बनावट के आधार पर क्लियर होती है। अगर हम कहीं ए दिखेंगे, जैसे नरेश, सुरेश, महेश, राकेश, दिनेश, गुण संधि, क्योंकि इसमें एक ही ध्वनि आ रही है। ध्वनि पकड़ना आना चाहिए। ए ओ अगर आ रहा है, सूर्योदय, ग्रामोदय, रोगोपचार, परोपकार, ओ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब उसमें भी गुण संधि है। जहां मात्रा दो आए, सदैव, तथेव, यथेव, दो मात्रा से शब्द बनते हैं। वसुदेव, उन सब में कौन सी मात्रा आ रही है? दो, तो वृद्धि संधि होगी। क्लियर हो गया? दिक्कत तो नहीं है कोई? तो इस प्रकार बनावट के आधार पर बात करते हैं। तो ये जो हमारे स्वर हैं कितने भागों में डिवाइड हो रहे हैं? दो। कौन कौन से? मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? चार। संधि स्वरों की संख्या कितनी? अब आपको यहां प्रश्न कैसे पूछेंगे, थोड़ा वो समझ लेते। ए बी सी डी, बनावट के आधार पर अन्य तीन से भिन्न स्वर कौन से? हा? नहीं, आप बताओ, एक मिनट, आप बताओ। बनावट के आधार पर अन्य तीन से भिन्न स्वर। हा? ये क्यों? यस, ये मूल स्वर में आ रहा है, और ये तीनों के तीनों किस में आ रहे हैं? संधि स्वर में। फिर इसी प्रश्न को थोड़ा और चेंज करते हैं, इसमें क्लेवर नया ले आते हैं, और बनावट के आधार पर अन्य तीन से भिन्न स्वर कौन सा है? यस, आप बताओ, कुछ प्रश्न समझ में आ रहा हो तो।
उत्तर आपके सामने है यहाँ। शाबाश, किसने बताया? फर्स्ट ऑप्शन। देखिए ये तीनों विजातीय स्वर है। देखो इधर विजातीय और ये सजातीय। जिसने इतनी गहराई के साथ पढ़ा है वही इस प्रश्न का उत्तर देगा, बाकी तो जय बजरंगबली का नाम लेकर ठोको ऐसे ही करेगा, वहां परीक्षा में ये काम नहीं आने वाला। बात समझ में आ गई? चलिए अब आप छाप लो इसे, उतार लीजिए इसे। बनावट के आधार पर स्वर। एग्रीकल्चर की क्लास नहीं हुई है क्या आपकी? हो गई है? किसी का मैसेज आया है सर आज एग्रीकल्चर की क्लास है या नहीं, क्या आपको पता है? ऑनलाइन वाले कमेंट क्या करे, क्या पढ़े सर आप कुमार विश्वास की याद दिला देते हो, क्या है वो? कुछ काम की बातें हो तो पढ़े। ये एरो क्या है, इसका मतलब समझा? इसके नीचे भी है पार्ट। कितने भागों में डिवाइड करना है? बनावट के आधार पर स्वर। बनावट के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर। हो गया? लिख लिया? नेक्स्ट ले लें इससे। अब आपको है ना वो मूल जो स्वर है उसको तो छोड़ देना। अब संधि स्वर को वापस पुनः दो भागों में डिवाइड करना है। एक को लिखना है सजातीय और दूसरे को लिखना है विजातीय। सजातीय स्वरों की संख्या 3 है, अपनी ही जाति अपनी ही कैटेगरी से बने हैं सारे। अ और अ मिलके बनाएंगे आ, ई और ई मिलके बड़ी ई और ऊ मिलके बड़ा ऊ। और इनके उदाहरण मैंने नीचे लिख रखे हैं, बाद में आप उसको लिख लेना, ठीक है। और ये तीनों के तीनों जो स्वर हैं वो दीर्घ संधि स्वर कहलाएंगे। तीनों स्वर, तीनों का मतलब ये तीनों यहां से लगा करके यहां तक, चाहे वो आ हो या बड़ी ई या बड़ा ऊ, आपके तीनों स्वर जो हैं ये दीर्घ संधि का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको दीर्घ संधि स्वर कहा गया। सर एग्जाम में हिंदी में से कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। 15 इंटू 3 बराबर 45, 45 नंबर के। किसमें? अच्छा आप ये किस एग्जाम की पूछ रहे हैं भाई? मैं समझा कृषि पर्यवेक्षक का जो ओरिजिनल एग्जाम होगा मैं उसकी बात करने लग गया। अच्छा आपके पर टेस्ट में तो 20 आएंगे, वो 5 एक्स्ट्रा देता हूं मैं। हाँ हाँ, वो तो 20 आएंगे, वो तो 20 आएंगे। हाँ वो पेपर बना दिया वो तो। हाँ हाँ उसमें उसमें से वो तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर, तो हम क्लास में कंटेंट क्या पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित है वो तो आपको बिजी रखने के लिए कि हाँ हफ्ते भर में हमने इतना पढ़ा है और इसमें से हम इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं या नहीं है, अपना खुद का मूल्यांकन है वो तो। बाकी मैं मूल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन में कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती का आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। इस हिसाब से देखें तो 45 नंबर यानी 45 नंबर की आपकी हिंदी, और मेरिट को अप एंड डाउन करने वाली यही सब्जेक्ट है। बाकी सब सब्जेक्ट बीएससी लेवल या 12वीं लेवल तक एग्रीकल्चर पढ़ के आते हैं बच्चे तो उनको नॉलेज हो जाता है। हिंदी हमारी पिछड़ सब्जेक्ट है, वो पिछड़ जाती है क्योंकि हम हिंदी को पढ़ के आते नहीं।
बस वो पूर्व ज्ञान के आधार पे पढ़ लेते हैं, एग्जाम फाइट करके आ जाते हैं। पर आजकल बच्चे सब पढ़ने लग गए, कंपटीशन दिन ब दिन और टफ होता जा रहा है। और जिन्होंने पिछली भर्ती में एग्जाम दिया था वो भी वापस नई भर्ती में एग्जाम देंगे, तो उनके लिए तो तैयारी कम करनी पड़ रही है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े कंपेटिटर है आपके लिए, तो उनको पछाड़ करके हमें आगे निकलना है, तो उनसे कुछ ज्यादा और कुछ बेहतर करना होगा, तभी हम कर पाएंगे। क्लियर है? लिख लिया सभी ने? लिख लीजिए। अ और ई जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ए। अ और ए जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आई। और अ और उ जोड़ोगे तो ओ, और अ और ओ जोड़ोगे तो औ। ठीक है, तो इसमें कितनी संधि बन रही है? यहां पर दो, गुण संधि और वृद्धि। इसलिए इन स्वरों का दूसरा नाम क्या है? गुण संधि स्वर और वृद्धि संधि स्वर। हो सकता है आपको पेपर सेटर डायरेक्ट इसी में से पूछ दे कौन गुण संधि स्वर है, आ, बड़ी ई, ए या औ, तो क्या लिखोगे? जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, ये आ गया आ, बड़ी ई, इसके अलावा ओ और एक आ गया ये, सॉरी आओ। बताइए कौन गुण संधि स्वर है? ओ। आ गया समझ में? और कौन दीर्घ वृद्धि संधि स्वर है? आओ। क्लियर हो गया? चले आगे। ओके, अब इनके उदाहरण लिख लीजिए। परम प्लस अणु परमाणु, ये आ का उदाहरण है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? आ ध्वनि को देख रहे हैं। इसमें हम बड़ी ई ध्वनि को देख रहे हैं। इसमें हम बड़े ऊ को देख रहे हैं। इसी प्रकार इसमें ए की ध्वनि को देख रहे हैं, इसमें आई की ध्वनि को देख रहे हैं, इसमें ओ की ध्वनि को देख रहे हैं, और परमौ जस्वी में औ की ध्वनि को देख रहे हैं। सर इससे पहले 4 पॉइंट में नहीं लिखवाए, कौन से 4 पॉइंट भैया? कौन है ये? शिवानी जी कौन की बात कर रहे हो भैया? मेरे को नहीं पता 4 बिंदु कौन से। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वही लिखने, बाकी दूसरे ओष्ठाकृति जिह्वा की स्थिति वो नहीं आएंगे, वो सिर्फ ऐसे एज ए नॉलेज के रूप में मैंने पढ़ा लिया है। काम का जो आज पार्ट पढ़ा रहा हूं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, 3 महत्वपूर्ण संधि यही हो रही है। कंप्लीट? सभी ने लिख लिया है? ओके, अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है, ये पार्ट हो चुका हमारा। किस बनावट? हाँ, जिसने लिख लिया है और जिसने नहीं लिखा वो तो लिखे। मैं कॉपी चेक करूंगा, गलती नजर आनी नहीं चाहिए। वहां अभी आऊंगा मैं लखनऊ की गलियों में घूमने। मात्रा का ध्यान रखना, छोटी बड़ी सारी। हिंदी में सारा खेल मात्रा का ही है, एक बिंदी अर्थ का अनर्थ कर देती है, इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, नहीं तो आगे आपके लिए नुकसान है। चले आगे। ओके, अब आप लिखना बंद कर दें। अब हम बात करते हैं ये आधार कौन सा था? बनावट के आधार पर। अगला आधार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे सुनना है सिर्फ उसको, ठीक है? और वो आधार है हमारा सेकंड लास्ट, और वो है नासिकता। क्या है? देखो नासिकता का क्या कंसेप्ट है। नासिकता का मतलब है हमारी ये 11 प्रकार की, इसका प्रश्न नहीं आएगा और नहीं लिखे, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है? प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, दिमाग में कुछ चीजें बैठाना, हृदय तक पहुंचाने की कोशिश करिए।
नासिकता का मतलब है इन 11 ही स्वरों के उच्चारण में ऐसे कितने स्वर है जिनका उच्चारण नाक से होता है या नहीं होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिए, जिनका उच्चारण नाक से नहीं होता है और केवल मुख विवर से ही हवा निकलती है, उसे कहते हैं निर्नुनासिक। उसे क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। अब इस शब्द का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, वो जानना जरूरी है, क्योंकि आगे मैं संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ाऊंगा, उस समय काम आएगा। यह है निर, और ये है अनु, और ये है नासिक। देखिए, नासिक एक महाराष्ट्र में जगह का नाम है जहां संतरे खूब होते हैं, ठीक है ना, तो वो नासिक नहीं है ये फिलहाल। तो निर यानी नहीं, अनु यानी पीछे, अर्थात इसका मतलब ये हुआ जिसका उच्चारण नाक से नहीं होता हो, केवल और केवल स्वरों का उच्चारण कहां से होता हो? मुख से, उनको हम कहते हैं निर्नुनासिक। ये 11 के 11 ही स्वर हमारे निर्नुनासिक है। जितने हमारे स्वर हैं वो सारे निर्नुनासिक हैं, उनको नाक पकड़ के आप बोल सकते हो। जैसे ये आपका आता है अ, ये आता है आपका आ, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, इसके अलावा उ और रे। हाँ, नाक पकड़ सकते हो आप, बोले ए के बाद आई के बाद ओ, और ओ के बाद औ। ये निर्नुनासिक है। अब बात करते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सानुनासिक। सानुनासिक। और इसका संधि विच्छेद करते हैं तो स प्लस अनु प्लस नासिक। इसका अर्थ हुआ जिनका उच्चारण मुख प्लस नाक दोनों से होता हो। और ये कौन कौन से होते हैं, तो इस पर बात करें। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? शॉर्ट में कहते हैं अनुनासिक। और इसको अपनी देसी भाषा में हम कहते हैं चंद्र बिंदु। जब भी चंद्र बिंदु वाला कोई आपको अक्षर नजर आता है तो उसमें इन स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ये आपका अ है और इसके ऊपर अगर चंद्र बिंदु मिल जाए तो ये मुख और नाक की ध्वनि है। इसी प्रकार ये तो आ है और ये चंद्र बिंदु मिल गया, जैसे आंख लिखा जाता है। इसी प्रकार जैसे हम बात करें ई और ये चंद्र बिंदु, इसी प्रकार ई और चंद्र बिंदु। क्या आपने कभी इस प्रकार की ई देखी? नहीं देखी होगी, मैं कह रहा हूं कभी नहीं देखी है, ठीक है। अब इसको मैं आगे अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूं, फिलहाल इसको ऐसे ही लिखते हैं एक बार। फिर उसके बाद देखिए, ये आपका उ चंद्र बिंदु, उ चंद्र बिंदु, ये री चंद्र बिंदु, इसके अलावा ए चंद्र बिंदु, फिर ये आई चंद्र बिंदु, और ओ चंद्र बिंदु, और ये औ चंद्र। देखो, यहां तक तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां जब हम आ रहे हैं तो थोड़ा सा वर्ण हमें अटपटा नजर आ रहा है। यहां हम आ रहे हैं तो हमें वर्ण थोड़ा अटपटा नजर आ रहा है। यहां पर भी देख लो आप और यहां पर भी देख लो। ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। आपने कैसा देखा होगा मुझे पता, आपने ऐसा देखा होगा ईंट, ऐसा देखा होगा, है ना तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। जो ईंट में जो बिंदी लगी हुई है, ये वास्तव में चंद्र बिंदु है, यही है वो। अब होता क्या है, मुद्रण की सुविधा के लिए, टाइपिंग की सुविधा के लिए, समय को बचाने के लिए हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने इसे चंद्र बिंदु के रूप में न लिख करके सीधा इस रूप में लिखा है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये, जिसके ऊपर मात्रा नहीं लगी हुई है, देखो अ के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, आ के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, ई के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, वहां तो चंद्र बिंदु लिखा गया है। और जहां जहां मात्रा आ रही है, देखो यहां ऊपर मात्रा आ रही है, यहां मात्रा आ रही है, यहां मात्रा आ रही है, इवन यहां पर भी मात्रा आ रही है, वहां आपको ये चंद्र बिंदु नहीं दिखेगा, उसे बिंदु रूप में ही मिलेंगे, लिखा जाएगा, पर वो होता चंद्र बिंदु। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया प्रश्न, और कहां से आया वो बता रहा हूं। मुझे अच्छी तरीके से आज याद है, पुलिस सब इंस्पेक्टर में यह आया था, इन्होंने, ऐसा प्रश्न आया था और पूछा गया कि ये बिंदी क्या, तो बहुत सारों ने इसे अनुस्वार समझ लिया। अनुस्वार भी बिंदी होती है, परंतु ये चंद्र बिंदु। क्या ये चंद्र बिंदु? याद रखना, जब भी मात्रा के ऊपर बिंदी नजर आए
वो चंद्र बिंदु ही है। जैसे देखिए ये मैं, ये बिंदी आ रही है पर ये चंद्र बिंदु है। मैं, ये भी चंद्र बिंदु है क्योंकि मात्रा के ऊपर है। लिपि की सुविधा के लिए हमने इसको बिंदी में लिखा है, बाकी वो चंद्र बिंदु है। अब इसके ऊपर मात्रा नहीं दिख रही है ना, तो आपको ये ऐसा ही दिखेगा। जैसे देखिए कक्षाएं बहुवचन बनाते ना, तो ऐसे छात्राएं बहुवचन बना रहे, तो वहां पर बिंदी नहीं आएगी, वहां डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आएगा, पर वो चंद्र बिंदु दिख रहा है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, ये मुख और नाक की ध्वनि है, इसलिए इनको सानुनासिक कहते हैं, चंद्र बिंदु के रूप में कहते हैं। और ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहां इनका प्रयोग होता है। तो नासिकता के आधार पर स्वरों को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? दो। कौन कौन से? निर्नुनासिक, सानुनासिक। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, अंतिम जो पार्ट है हमारा वो है उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। और इसके आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया। लेकिन उससे पहले स्वरों को देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे स्वर है जिन पर मैं बात कर रहा हूं। एक आपका अ और आ, देखो एक जैसा जोड़ा, ये ई और ई, ये ऊ और ऊ, ये री, फिर उसके बाद ए और आई, और ओ और औ। आपके टेस्ट में यहां से एक प्रश्न हो सकता है, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो इसको जरूर समझ लेना। लिखना नहीं है वैसे भी ये हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि पेपर बना के दे दिया, इतने प्रश्न अब कौन सा दिया नहीं दिया, पर हो सकता है। इस पर अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए अ और आ, इन दोनों का उच्चारण कैसे होता है? ये जो पार्ट है हमारा कंठ है। संस्कृत में एक श्लोक है, अकुह विसर्गा नाम कंठ। जिसने 10वीं तक संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत में उच्चारण स्थान के बारे में बात होती है। अ और आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अ, अब देखो यहां हाथ लगा करके आप बोलना, देखो अ आ आ हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ज्यादा जोर से नहीं दबाना, मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा नहीं, ठीक है ना, अपना ध्यान रखें। तो अ और आ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ये ध्यान रखना। तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ, तो इसका मतलब ये कंठी वर्ण है। आपको जोड़े मिलाने वाले प्रश्न बनते हैं, अ और आ का उच्चारण स्थान। अभी सेट के एग्जाम में आए थे, सेट के पेपर जब हुए थे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे कि अ और आ कहां से उच्चरित होते हैं? कंठ से, ठीक है। इसकी बात करें ई और ई, देखिए ये जो ई है हमारी, जब ये वाला भाग तालु कहलाता है। क्या कहलाता है? तालु। ई हवा का झोंका तालु पर जाकर के अटकता और फिर बाहर निकलता है, जबान वहां तक ले जाती है, इसलिए ई और ई का उच्चारण क्या है? तालु। और संस्कृत में श्लोक है, इचु शयनाम तालु, अर्थात ई और श और च वर्ग पूरा तालु से होता है उच्चारण। अगली बात करें उ और उ, देखो होठ सक्रिय होते हैं, इसलिए उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब बात करते हैं ऋतु, देखो ऋतु, हमारी जबान सबसे ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? ये वाला, और इसका उच्चारण है मूर्धा, मूर्धा से उच्चारण होता है। क्लियर है? मूर्धा। और ए और आई, देखिए पहले इसको समझने से पहले मैं आपको वापस बैकग्राउंड में जा रहा हूं। इस ए का निर्माण कैसे होता था? अ और ई से। अच्छा एक बात बताओ, अ का उच्चारण कहां से? कंठ से। ई का उच्चारण तालु से, इसलिए ए और आई इन दोनों को नाम दिया है कंठ तालु। क्या नाम दिया है? ये इंटरव्यू का मसला, कोई पूछे कि इनका उच्चारण कंठ तालु से क्यों है, क्योंकि ये निर्माण प्रक्रिया इनकी अ और ई से, इसलिए कंठ तालु। और आपको मैंने इसको भी पढ़ाया, ओ किससे बनता है? अ और उ से। अ का उच्चारण कंठ से, ओ का उच्चारण ओष्ठ से। जब अ और ओ को जोड़ोगे तो ये बनेगा कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहा? कंठोष्ठ। दोनों क्या है? कंठोष्ठ। अब मुझे एक बात बताइए,
कितने ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है? 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। बात समझ में आ गई? प्रश्न ऐसे ही बनाएंगे, बाकी कोई प्रश्न बनते भी नहीं, हालांकि आपके लिए कंसेप्ट है नहीं है। तो अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई और ई का उ और ऊ का और री का उच्चारण स्थान। बात समझ में आ गई? और ए और आई का उच्चारण क्यों है कंठ तालु से? शाबाश। और ओ और औ का उच्चारण स्थान क्यों है? क्योंकि कंठ और ओष्ठ से। क्यों? क्योंकि ओ बनता है अ और उ से। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है? इसको अगर आप लिखना चाहो तो भले लिख लो ना, याद हो गया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके काम का है। वो नासिकता वाला तो आपको लिखना नहीं है ना। अगर वो भी लिखना चाहते हो तो हमारे पास है लिखा हुआ, मैं भले इसको लिखवा दूं। और नहीं चाहते, मैं तो कह रहा हूं मत लिखो आप। हाँ, बस इसको जरूर लिख दो, उच्चारण स्थान। ये लिख दो 2 मिनट के लिए, खाली ये लिख दो उच्चारण स्थान, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं, कंपटीशन में भी बनते हैं। हमारी जो स्नातक स्तर और 12वीं स्तर की जो सेट समान परीक्षा जो होती है उसमें इस पर आते हैं, इसलिए इसको लिख लीजिए आप। पांच से 6 बजे सब्जेक्ट कौन सी होती है आपकी? 5 से 6 बजे आर्ट एंड कल्चर की होती है, 5 से 6, और 6 से 7 मेरी होती है। ठीक है, उसके बाद 7 से 8 आर्ट एंड कल्चर है। ओके, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की क्लास है आपकी। हाँ? किनकी? हाँ, जिनकी छुट्टी है वो चले जाना, जिनकी छुट्टी नहीं है वो पढ़ लेना। अभी क्या ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं कि 5 से 6 किसकी है, अब मुझे ये पता नहीं है किसकी क्लास कहाँ है। ये शेड्यूल सारा पहले से प्री प्लान होता। हो गया कंप्लीट? अब आप कॉपी बंद कर दो, आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बंद कर दो, आराम से तसल्ली से बैठ जाओ। बस हो गया, ये कार्य हो गया। आज की क्लास अपनी यही समाप्त करते हैं अपन, ठीक है ना? बस ये कंप्लीट है, ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, स्वरों का पूरा वर्गीकरण। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यंजनों पर, वो अपनी अगली क्लास में। कब करेंगे? अगली क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत?